हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग सेकेंड सीरीज शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट सीरीज में मैंने मैथमेटिकल टूल्स डिस्कस किया था, ठीक है। सेकेंड सीरीज में जो है मैं फिनिश करने वाला हूँ यूनिट डायमेंशन और एरर एनालिसिस, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू किया जाए इस सीरीज को। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। आखिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और कंपेयर्ड एंड यूज टू डिफाइन लॉ ऑफ फिजिक्स। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सके या कंपेयर कर सके और जिसकी मदद से हम लोग लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपल से एग्जांपल बोला है, जैसे कि आपका हो गया मीटर, हो गया केजी, हो गया टाइम, हो गया, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं कि आखिर इतना टाइम 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 10 सेकेंड का मतलब क्या होता है। तो ठीक है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हो गए। तो अब बोलिए कि किस टाइप के क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं, किसको हम लोग फिजिक्स में नहीं यूज करते हैं। तो सपोज कीजिए आपको बोलना कि स्मेल, ठीक है। तो स्मेल एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ना ही तो इसको हम लोग मेजर करते हैं और ना ही तो कंपेयर करते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि ये घटिया स्मेल है, अच्छा स्मेल है, वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको ना ही तो कंपेयर कर सकते हैं और ना ही तो मेजर कर सकते हैं। तो स्मेल हो गए, ये सब जो है आपका एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल इस टाइप के सोच सकते हो खुद से। चलिए अब आते हैं यूनिट पे। यूनिट क्या होता है, सेकेंड पॉइंट है जो आपका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट जो होता है डिफाइन किया हुआ है कि अ यूनिट इज डेफिनिट मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड और डिराइव्ड एंड अडॉप्टेड बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स। तो एक तरीके से अगर सिंपल वे में बोला जाए तो लिखा हुआ है कि एक यूनिट जो होता है एक किसी फिजिकल क्वांटिटी का फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है, एक डेफिनिट मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। विच इज जिसको हम लोग या तो डिफाइन करते हैं या तो डिराइव कर सकते हैं और जिसको हम लोग लॉ ऑफ फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर सोचने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे कि मीटर हो गया, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, मीटर। मीटर एक यूनिट है लेंथ का, ठीक है। तो किसी ने बोल रखा है कि आखिर कोई एक फिक्स जो लेंथ होगा, कोई एक जो फिक्स लेंथ है, सपोज कि इतना लेंथ, तो इसको हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। हालांकि इसको नहीं बोलते, आप जानते हो कि 1 मीटर कितना होता है। तो किसी ने बोल रखा है कि इतने लेंथ को हम लोग 1 मीटर बोले हैं, उसी को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक और हो गया एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि आपको मास का यूनिट हो गया केजी, हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो केजी किसी ने डिफाइन कर रखा है कि इतने अमाउंट को, इतने वेट को हम लोग 1 केजी बोलेंगे, इतने हैवी मटेरियल को हम लोग 1 केजी बोलेंगे, और उसी के बेसिस पे सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसी के बेसिस पे हम लोग लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को यहां बोला गया है कि इसको हम लोग डिफाइन, यूनिट इज अ डेफिनिट मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं और डिराइव, जिसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे कि मीटर पर सेकेंड हो गया। तो डिराइव्ड एंड अडॉप्टेड बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगले पॉइंट्स पे आते हैं कि आखिर, हाँ, यहाँ पर है आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। किसी भी यूनिट को हम लोग क्लासीफाई किए हैं 2 पार्ट्स में। तो एक पार्ट हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट, दूसरा हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट में लिखा हुआ है कि अ सेट ऑफ यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट फॉर वन अनदर। मतलब कुछ एक ऐसे सेट को हम लोग फंडामेंटल बोलेंगे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। कहने का मतलब हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में लिखा होगा मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, ग्राम हो गया। तो ये सारे जो हैं एक तरीके से फंडामेंटल सेट ऑफ यूनिट हो गए। मतलब इसमें किसी भी 2 टाइप के यूनिट में कोई रिलेशन नहीं है। ना ही तो आप मीटर से सेकंड निकाल सकते हो, ना ही तो मीटर और सेकंड में कोई रिलेशन है, ना ही तो मीटर ग्राम में है। इस तरह से ये सारे एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए हम लोग फंडामेंटल यूनिट को बोलेंगे। अब डिराइव यूनिट क्या होता है, सेकेंड पार्ट है आपका डिराइव यूनिट। तो डिराइव यूनिट में लिखा हुआ है कि डिराइव्ड यूनिट बेसिकली इट इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। मतलब हम लोग, नाम से ही क्लियर है कि हम लोग किसी और फिजिकल क्वांटिटी, किसी और यूनिट से हम लोग इसको डिराइव करते हैं, इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं डिराइव यूनिट, ठीक है। एग्जांपल में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड का यूनिट है, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक तरीके एक्सेलरेशन का है यूनिट।
तो इसको जो स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, उसको हम लोग मीटर लेंथ और टाइम से डिराइव किए हैं, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से हम लोग इसको डिराइव किए हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं हो सकता है किसी बुक में आप पढ़ते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन फिजिकल क्वांटिटी को ही वहाँ पर दो पार्ट में क्लासीफाई कर देता है, और एक पार्ट को बोलता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इंस्टेड ऑफ यूनिट दे राइट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। तो बात एक ही हुआ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो होंगे उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया जाता है। तो बस यूनिट की जगह पे क्या कर देना वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, बात दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। तो आगे है आपका क्या दिया हुआ कि हम लोग डिफरेंट यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली यूनिट सिस्टम तो काफ़ी है आपका, काफ़ी लोकली एक तरीके से मिलेगा। तो बेसिकली लेकिन हम लोग तीन यूनिट सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक आपका हो गया एमकेएस। एमकेएस का मतलब हो गया, एम का मतलब हो गया यहाँ पर मीटर हो गया, के का मतलब हो गया केजी, ठीक है, एस का मतलब हो गया सेकेंड, ठीक है, सीजीएस का मतलब हो गया, सी मतलब हो गया सेंटीमीटर, जी मतलब हो गया ग्राम, और एस का मतलब तो आप जानते ही हो सेकेंड हो जाता है। तो एक सीजीएस यूनिट सिस्टम होता है, ठीक है। एफपीएस मतलब हो गया फुट, ये हो गया पाउंड जो कि मास का यूनिट हो जाता है, और ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। तो फुट पाउंड सेकेंड इसको एफपीएस बोलते हैं। तो ये अब इसमें जो है ये तीनों एक तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये तीनों फंडामेंटल है, फुट पाउंड सेकेंड। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में हम लोग डिराइव यूनिट भी निकालते हैं, जैसे कि एम के एस में हो गया। तो अगर एम के एस में आपको डिराइव यूनिट को एग्जाम्पल है ना, तो मीटर पर सेकेंड एक तरीके से वो डिराइव हो गया, एम के एस यूनिट सिस्टम का डिराइव फिजिकल क्वांटिटी डिराइव यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। अब वही ये तो ये मीटर पर सेकेंड जो हो गया वो एक तरीके से स्पीड का हो गया। आप बात को समझ रहे हैं, ठीक है। अब वही बोलिए कि स्पीड का जो यूनिट है वो सीजीएस में क्या होगा, तो सिंपल से बोलिए कि सीजीएस में जो होगा स्पीड का यूनिट वो हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से एफपीएस में क्या होगा, तो स्पीड का जो एफपीएस में हो जाएगा वो हो जाएगा फुट पर सेकेंड, ठीक है, फुट पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट सिस्टम हैं, हम लोग को बेसिकली तीन ही के बारे में हम लोग मेंशन करते हैं, लेकिन इस तरह से आपका काफ़ी सारा लोकली एक तरीके से काफ़ी सारा यूनिट सिस्टम है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये होने लगा कि अब इतना ज़्यादा का यूनिट सिस्टम रहेगा, एक दो आपका तीन हो गया, तो कन्फ्यूजन ये होता था पहले कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब लोग जाते थे तो उनको अपना यूनिट चेंज करना पड़ता था। वहाँ अगर किसी कंट्री में सपोज कि आप जाओ किसी कंट्री में, ठीक है, तो वहाँ जाओगे तो आप अगर वहाँ पर सपोज कीजिए कि नया यूनिट सिस्टम है, कुछ एफपीएस है, ठीक है, और आप जानते हो एमकेएस यूनिट सिस्टम, तो एफपीएस फिर आपको रिलेशन निकालना पड़ा कि एफपीएस और एमकेएस में क्या दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों को कैसे हम लोग इक्वलाइज कर सके। तो इस कारण से बहुत सारा कन्फ्यूजन होने लगा था। तो क्या किया कि एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बना जिसको हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्ट करने लगे, ताकि हम लोग का यूनिट का जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल इसको हम लोग बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर बोला जाए तो एक तरीके से ये फ्रेंच वर्ड है जिसमें हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल, ठीक है। तो सिस्टम है इंटरनेशनल, ठीक है। तो लेकिन इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा यूनिट सिस्टम हो गया। तो ऐसा यूनिट सिस्टम की खासियत ये है कि इसको हम लोगों ने सारा एक्सेप्ट कर लिया कि हर भाई सबको इसी को मानना है, ऐसा यूनिट सिस्टम को मानना है, ठीक है। तो इसमें है क्या कि इन ऐसा यूनिट सिस्टम जो है आपका, इन दिस यूनिट सिस्टम वी हैव 7 जो है बेस या फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट को हम लोग बेस यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और 2 जो है सप्लीमेंट्री हैं। तो इन लोगों को हम लोग का नाम याद रखना है कि कौन कौन से बेस यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट है, 2 कौन कौन से सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सारा यूनिट सिस्टम लिखा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी जो आपका मास का हो गया, किलोग्राम हो गया, केजी से इसको यूनिट करते हैं। याद रखिए कि सारे स्मॉल लेटर्स हैं, ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। एम्पियर यहाँ पर बड़ा है, ठीक है, उसको मैं डिटेल में आगे करूँगा। तो मास का हो गया आपका किलोग्राम, लेंथ का हो गया आपका मीटर, ठीक है, टाइम का हो गया आपका सेकेंड, करंट का हो गया एम्पियर,
टेम्परेचर का केल्विन जो होता है ऐसा यूनिट सिस्टम होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडला होता है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि आप जानते हैं मोल होता है, ठीक है। तो ये तरीके से ये सातों जो हो गए वो बेस यूनिट्स हो गए, वो फंडामेंटल यूनिट हो गए। इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, जो सप्लीमेंट्री यूनिट है आपका, वो हो गया प्लेन एंगल जिसको हम लोग रेडियन पढ़ते हैं, RAD आपका सिंबल हो गया इसका। सॉलिड एंगल स्ट्रेडियन होता है इसका, एसर जो होता है वो एक तरीके से इसका सिंबल है, ठीक है, इस यूनिट को रिप्रेजेंट करने का। तो अब बोलिए कि सप्लीमेंट्री यूनिट अलग से क्यों ऐड करना पड़ा और इसको हम लोग अलग से क्यों रखते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट का खासियत यह है कि इस दोनों के डायमेंशन नहीं हुआ करते हैं। ये तो यूनिट तो है लेकिन इस दोनों का डायमेंशन कुछ नहीं है, ठीक है, और दोनों एक तरीके से एंगल्स रिलेटेड है। तो अब बोलिए कि हाँ, एक बात आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि प्लेन एंगल तो आप लोग जानते होंगे कि प्लेन एंगल क्या होता है। आप जो 360 डिग्री बोलिए, डिग्री में आपका 360 होता है, लेकिन हम लोग ऐसा सिस्टम में रेडियन से पढ़ते हैं, तो 2 पाई रेडियन होता है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, तो इसको मैं एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ये थोड़ा हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, तो इसको मैं अलग वीडियो से मेंशन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ के बारे में, यहाँ मैं आपके इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए प्लेन एंगल क्या होता है कि एक प्लेन का एंगल होता है, मतलब एक प्लेन में अगर दो लाइन हो तो दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, थीटा। और थीटा पता है क्या बोलते हैं इसको, L/R, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये R आपका रेडियस हो जाता है, ये रेडियस हो गया, और L जो होता है आर्क लेंथ होता है। ये जो L हो गया आपका क्या हो गया, आर्क लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। यूनिट तो हम जानते ही हैं, रेडियन हो गया, ठीक है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल एक कोन का एंगल होता है। इसको आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर कोई यहाँ पर एरिया है, ठीक है, मैं सर्किल ले रहा हूँ, कुछ भी ये टाइप का एरिया हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, कुछ भी। अब ये जो एरिया है किसी भी पॉइंट पे जो 3D में जो प्रोजेक्शन देगा, 3D में जो एंगल ऑब्टेन करेगा, यार इमेजिन करो एक तरीके से यहाँ 3D का जो एंगल हो गया है वो एक कोन के टॉप का एंगल हो गया है। अब कोन के टॉप के एंगल का कहने का मतलब ये नहीं मैं कि प्लेन एंगल बोल रहा हूँ, ठीक है। इस कोन में जो पूरा एंगल होगा, जो 3D में जो एंगल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। इसको हम लोग थीटा से नहीं, इसको हम लोग ओमेगा, ऐसे याद रखिए कि वो सिंबल होता है ओम का, लेकिन ये कैपिटल ग्रीक लेटर्स है। हम लोग स्मॉल ग्रीक लेटर जो होता है ओमेगा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कैपिटल में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, जैसे कि ABCD में कैपिटल ए ऐसे होता है, उस तरह से कैपिटल ओमेगा ऐसे होता है, और स्मॉल ए ऐसे आप लिखते हो तो उस तरह से, और स्मॉल ओमेगा ऐसे होता है। तो उसको सिंबल कुछ इस तरह से है ओमेगा, ठीक है। तो हाँ, इसको थोड़ा हटा लिया जाए, हाँ यहाँ है। तो सॉलिड, इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। जिस तरह से इसको थीटा से डिनोट किया था, इसको ओम से डिनोट किया जाता है। तो सॉलिड एंगल एक तरीके से 3D का एंगल है, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर आपको इमेजिन करना है तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आप कोई अगर टॉर्च लिए हो, ठीक है, आप तो टॉर्च जानते ही हो, तो अगर आप कोई टॉर्च लिए हुए हो, इस टॉर्च से लाइट आता है चारों तरफ से ऐसे, तो एक तरीके से कोन के फॉर्म में वो चारों तरफ फैलता है। वो क्या करेगा, चारों तरफ बिल्कुल ऐसे फैलेगा, वो चारों तरफ की तरफ जाएगा। मतलब इसको अगर फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूँ 3D में एंगल, तो ये एक तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ से बहुत सारे लाइंस जाएंगे, कुछ फ्रंट साइड पे ऐसे जाएगा और कुछ जाएगा क्या बैक साइड पे ऐसे ऐसे। तो ये सारे लाइंस जो 3D में ऐसे मारेंगे, 3D में जो कोन बनाएंगे, उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। और आप अगर टॉर्च से सोचने की कोशिश करो तो टॉर्च जो होता है, टॉर्च को अगर लाइट करोगे तो टॉर्च वो जो लाइट भेजेगा वो चारों तरफ भेजता है। चारों तरफ कहने के इन द सेंस वो एक तरीके से ऐसे ऐसे जाएगा और बहुत सारे रेज ऐसे जाएंगे। तो ये सारे रेज के बीच में जो एंगल बनेगा, याद रखिए प्लेन एंगल नहीं, जो सॉलिड एंगल बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। जो सॉलिड एंगल में होता है वो पूरे सराउंडिंग में, जैसे कि प्लेन एंगल जो पूरे प्लेन में एक पूरा प्लेन एंगल जो होता है वो 2 पाई एंगल के बराबर होता है, तो उस तरह सॉलिड एंगल जो होता है वो 4 पाई के बराबर होता है, ठीक है। वो कितना होता है, 4 पाई। पाई क्या तो वैल्यू आप जानते हो 3.14। तो ऐसा नहीं कि पाई जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर एक वो एंगल ही है, प्लेन एंगल ही है। पाई सॉलिड एंगल में भी यूज हो सकता है, एक नंबर है पाई 3.14, ठीक है। जिस तरह से 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, उस तरह से पाई भी एक वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू। तो अगर आप सॉलिड एंगल में बोलोगे
तो ये हो जाता है 4 पाई, पाई का मतलब 3.14, तो इतना होता है सॉलिड एंगल पूरे स्फीयर का। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि मुझे थोड़ा क्लियर कर लेने दीजिए इसको। हाँ, शायद अगर जगह, हाँ चलिए हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। अब देखिए, आप एक बात और सोचना इस तरह से कि जिस तरह से जो सर्किल का पूरा पेरीफेरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 पाई आर। ठीक है, तो जो 2 पाई होता है वो पूरा एंगल होता है। क्यों? क्योंकि आर्क लेंथ जो होता है एल होता है, आर थीटा होता है। जो आर्क लेंथ आप लिखते हो एल का वैल्यू क्या लिखते हो, आर थीटा। तो अगर थीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा रेडियस से तो आपका पेरीफेरी दे देगा। तो अगर हम लोग को जैसे कि ऐसे कि क्वार्टर सर्किल का निकालना हो तो क्वार्टर सर्किल का आर्क लेंथ कितना होता है, तो आर थीटा का वैल्यू पाई/2। तो उस तरह फुल सर्किल में थीटा कितना होता है, आर इंटू 2 पाई। आर इंटू क्या होगा, 2 पाई। तो इस तरह से इसी कारण से हम लोग सर्किल का जो पूरा पेरीफेरी है उसको हम लोग 2 पाई आर बोलते हैं। बेसिकली 2 पाई जो होता है आपका एंगल डिनोट करता है, वहाँ पूरा जो एंगल होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से सॉलिड एंगल का कुछ अलग तरीका है। सॉलिड एंगल का जो तरीका है हम लोग ऐसे इसको डिनोट करते हैं कि जो एरिया होता है, या ऐसा बोलो कि ये कोई हम लोग का एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, आप इसको इमेजिन करो कि एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, एक मैं एक स्फीयर का पार्ट कट किया हूँ। ठीक है, तो ये स्फीयर का पार्ट अगर यहाँ पर सॉलिड एंगल ओम डिनोट सबटेंड करता है, सॉलिड एंगल कितना सबटेंड करता है, ओम। और इस स्फीयर का जो कर्व एरिया है, कर्व एरिया याद रखिए कि स्फीयर का जो, अगर हम लोग स्फीयर को कट करेंगे, थोड़ा सा स्फीयर का अगर फुल पोर्शन है तो आप उसको अगर कट करोगे तो आपको एक कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, आपको सर्कुलर सरफेस एरिया नहीं मिलेगा, आपको एक कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा, इसको थोड़ा मुझे क्लियर कर लेने दीजिए। तो मैं क्या बोल रहा कि अगर ये कर्व्ड एरिया, अगर आपका ए है, ठीक है, तो और ये रेडियस जो हो गया, इस स्फीयर का रेडियस आर है, तो हम लोग बोलते हैं जो रिलेशन होता है, जो सॉलिड एंगल होता है, या ये बोलिए कि जो एरिया जो हो जाएगा कर्व एरिया, उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल को कितना अप्टेंड कर रहा है, इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी कारण से हम लोग अगर सॉलिड एंगल कोई आपसे पूछे कि सॉलिड एंगल कितना होगा, तो सॉलिड एंगल की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी A/r²। ये वही क्या होता है, आर स्क्वायर। तो जिस तरह से प्लेन एंगल जो होता है थीटा का वैल्यू L/r होता है, एल होता है आर्क लेंथ, उस तरह से सॉलिड एंगल का जो वैल्यू होता है वो होता है A/r²। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और देखिए, जब यहीं पे अगर आपका जो सॉलिड एंगल का वैल्यू अगर 4 पाई हो जाता है आपका, तो 4 पाई होने पे जो एरिया पूरा आएगा कितना आएगा, 4 पाई r²। और सही बात है, अब जो पूरा स्फेयर का जो एंगल होता है, सॉरी जो पूरा स्फेयर का जो एरिया होता है वो कितना हम लोग 4 पाई r² बोलते हैं। तो 4 पाई एक तरीके से जब फुल सॉलिड एंगल हो गया, वो 3D का सॉलिड एंगल हो गया। इसको आप मत देखिएगा, इसको 3D में सोचना पड़ता है। ये तो प्लेन एंगल 2 पाई हो गया है। और ऐसा भी नहीं होता कि दुगना होता है, दुगना नहीं होता है। ठीक है, उसका फार्मूला आगे बात करेंगे। ठीक है, वो अलग से बात करेंगे, वो एक स्पेशल टॉपिक होगा आपका। तो जो 4 पाई जो एरिया फुल स्फेयर का होता है वो कितना होता है, 4 पाई इंटू आर²। तो 4 पाई जो होता है वो सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। शायद यहाँ बात हो गया। चलिए, अब क्या है कि हम लोग प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं। प्रीफिक्स भी आपको याद रखने हैं। तो प्रीफिक्स सबसे पहले हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो प्रीफिक्स का यूज आता है, क्या होता है कि कोई भी यूनिट जो है, जैसे कि मीटर हो गया। ठीक है, अब कोई भी डिस्टेंस को आप मीटर में तो मेजर कर नहीं सकते हो। सपोज जो छोटा मोटा डिस्टेंस है उसको आप मीटर में इतना मेजर कर सकते हो कि कितना मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस पता करना हो, या सोचो कि आपको कोई बिल्कुल ही छोटी सी चीज़ का लेंथ मेजर करना हो, तो उस केस में अगर आपको कोई बड़ा सा वैल्यू मेजर करना हो, बड़ा सा लेंथ मेजर करना हो, या कोई छोटा सा मेजर करना हो, तो वहाँ पर आप मीटर यूज करना सही नहीं मानेंगे। क्योंकि मीटर एक नॉर्मल एवरेज कुछ यूनिट है, ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है। तो ऐसे केस में अगर यूनिट्स को हम लोग को बड़ा करना हो या छोटा करना हो, तो उस केस में हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स का काम है यूनिट्स को बड़ा करना या फिर छोटा करना। तो आइए कुछ प्रीफिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से आपके प्रीफिक्स हैं। इसके एक मिनट, इसको थोड़ा मैं ये हाईलाइट कर लूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रीफिक्स हैं यहाँ पर।
तो जो प्रीफिक्स हो गया एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा। फिर आपका आ गया ये आपके हो गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एक तरीके से 5 हो गए। फिर आपका आ गया किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हम लोग को जाना है फिर यहाँ तक, ठीक है। और फिर आपका आ गया माइक्रो नैनो पिको फेम्टो अटो, ठीक है। अब वैल्यूज़ कैसे याद कीजिएगा, तो एक्सा नाम से ही ई है तो कैपिटल ई, याद रखिएगा कि जो ये सारे वैल्यू है सारे में कैपिटल लेटर्स लगेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब तक ये पावर 6 तक नहीं आ जाता तब तक सारे कैपिटल लेटर लगेंगे। तो एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा ये सारे में जो रहेंगे सिंबल्स जो रहेंगे वो कैपिटल लेटर से डिनोट होंगे, ठीक है। अब पावर्स कैसे याद करने हैं, तो ये याद रखिए 10 की पावर 18 है, ये वैल्यू 10 की पावर 18 है। तो शुरुआत जो करना है, रुकिए 1 मिनट, शायद ये अच्छा से नहीं हो पाया। जो शुरुआत कर रहे हैं आपको वो 10 की पावर 18 से शुरुआत करना है और 3 3 घटाते चले जाना है। 3 3 क्या करना है, घटाते चला जाता है। तो 18 से 3 घटाएगा तो 15 आ गया। 3 का मतलब घटाने का मतलब आपका 1000 टाइम्स कम हो रहा है ये, ठीक है। हर चीज़ 1000 टाइम्स कम होता रहा है, 10 की पावर 3 1000 होता है आपका। तो 10 की पावर 15 हो गया, फिर 3 घटाइएगा, फिर 3 घटाइएगा, फिर 3 घटाइएगा, ठीक है। और फिर 3 घटाने के बाद एक किलो आ गया। उसके बाद तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद आपको एक घटाते चला जाना है यहाँ से। तो तो मेगा तक कैपिटल एम, यहाँ से 3 3 घटाकर 6 तक पहुँचना है। अगला 3 घटेगा तो किलो आ जाएगा। किलो से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ का ट्रिक नहीं होता। तो किलो से आपको याद होना चाहिए। तो किलो हेक्टो डेका, ठीक है। ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, किलो को भी स्मॉल है, याद रखिएगा ये स्मॉल लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स नहीं है। तो किलो हेक्टो डेका ये सारे स्मॉल लेटर्स है। डेसी सेंटी मिली। अब देखिए डेका और डेसी में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डेका को डी लिख दें कि डेसी को डी लिख दें। तो याद रखिए कि डेका डी ए, डेका में डी ए लिखा रहता है, ठीक है, इसको डी नहीं लिखा जाता है, डेसी में डी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद एक घट जाएगा, इस यहाँ से एक घटेगा तो 10 पर 0 आ जाएगा। 10 पर 0 मतलब 1 होता है, तो वहाँ कोई प्रीफिक्स ऐड करने की जरूरत नहीं। इसको अगर 0 घटाइएगा, एक और पावर घटाइएगा तो 10 पर 0 तो 1 हो गया ना। तो यहाँ तो प्रीफिक्स को लगाने की जरूरत ही नहीं। प्रीफिक्स या तो बड़ा करने के लिए लगाते हैं आप, नहीं तो छोटा करने के लिए लगाते हैं। तो डेका हो गया। तो डेका के बाद फिर से आप बेसिकली एक का घटाने का 2 घटा देना एक तरीके से, तो माइनस होना जाएगा। तो डेसी सेंटी मिली, अब यहाँ तक एक का घटते आ गया, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब फिर से आगे हम लोग -6 से, आप 6 पे ख़त्म किए थे, -6 से फिर से शुरू होना है। तो माइक्रो नैनो पिको फेम्टो अटो, ठीक है। फिर से 3 3 घटाते हुए 10 पर-18 तक चले जाना है। तो 10 पर 18 से शुरू करना है, 10 पर-18 तक जाना है, ठीक है। यहाँ पर सारे स्मॉल लेटर्स रहेंगे। ये सारे पिको हो गया, फेम्टो अटो हो गया, ये इसको म्यू पढ़ते हैं। इस ये सिंबल एम से इसको नहीं डिनोट करना, इसको म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, माइक्रो का म्यू होता है, इस लेटर्स को एक तरीके से म्यू पढ़ते हैं आप। शायद आपके लिए नया नया लेटर होगा तो इसको म्यू हम लोग पढ़ते हैं, ये आर भी नहीं है, ध्यान रखिएगा बात को। अब चलिए याद कैसे कीजिएगा। तो देखिए याद करने के लिए तो एक मैंने तरीका यूज किया था कि एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा। तो एक्सा, तो ऐसे याद कीजिए इसको, एक्सा को आप हाथी पिए तो गधा, गधा शायद ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है। तो गधा मरे, ठीक है, इसको जो भी आप बोलिए। तो देखिए अब हो गया क्या कि हाथी मतलब एग्जा, एलिफेंट मतलब हाथी, तो एग्जा पिए पेटा, अ, ठीक है। तो टेरा, एक मिनट मुझे थोड़ा इसको साफ कर लेने दीजिए। तो अब गधा मतलब जी, मरे मतलब एम, ठीक है। तो एग्जा पेटा टेरा गीगा मेगा, तो हो गया हाथी पिए तो गधा मरे, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हो गया। आपको इसमें हाथी का मतलब एच नहीं लिख देना है, कुछ तो मतलब बस याद करने का एक तरीका है कि आपको सीरीज बस याद रहे। चलिए फिर आपका आ गया माइक्रो नैनो पिको फेम्टोटो। तो इसको आप याद कर सकते हो, मैं ने पीटा फिर आपको, ठीक है।
तो हो गया यहाँ हो गया माइक्रो हो गया। अब माइक्रो में आपको याद रखना कि एम म्यू से डिनोट होता है, तो माइक्रो का एम आ गया, नैनो का एन आ गया, तो मैंने पीको से पीटा मतलब हो गया पी, ठीक है, फिर आपको, तो मैंने पीटा फिर आपको। तो सारे के जो इनिशियल्स हैं, एक मिनट मुझे थोड़ा ऊपर स्लाइड कर दीजिए, तो सारे के जो इनिशियल्स हैं उसको आपको यहाँ पर लेकर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा याद करने का, हाथी पिए तो गधा मरे, ठीक है, सारे में फर्स्ट लेटर्स चूज करते जाना है। और फिर माइक्रो नैनो पिको फेमटोटो मैंने पीटा फिर आपको, शुरुआत करना है 10 पावर 18 से, घटाते घटाते 10 पावर 6 आना है, फिर 10 पावर -6 से शुरू करना है, घटाते घटाते 10 पावर -18 आना है। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे सिम्बल्स हो गए। ये सारे जो है स्मॉल्स लेटर्स रहेंगे, ये सारे जो है कैपिटल लेटर्स रहेंगे, ये भी सारे स्मॉल लेटर्स ही हैं, ठीक है। जो किलो हेक्टो है सारे स्मॉल लेटर्स हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग गाइडलाइंस फॉर यूजिंग यूनिट एंड प्रीफिक्स। हम लोग यूनिट और प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं। तो पहला जो गाइडलाइंस है वो सिंबल ऑफ अ यूनिट इज रिटेन इन रोमन्स बट नॉट इटैलिक। कहने का मतलब हो गया कि कोई भी अगर यूनिट रिप्रेजेंट करना हो, मतलब मीटर है, तो सिंबल जो आप एम यूज करते हो तो मीटर को रोमन मतलब वर्टिकल में अपराइट में लिखना है, ऐसे नहीं कि इसको ऐसे लिख देना है। इटैलिक ऐसे बोलते हैं, आप सोचा जानते हो। जैसे कि न्यूटन हो गया तो न्यूटन को एन लिखना है, इसको ऐसे नहीं कि एन लिख देना है इटैलिक तिरछा कर कर, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। हाँ, हैंड राइटिंग में तो कुछ भी हो जाता है, कोई नहीं दिक्कत है, लेकिन आप इस मतलब ऑफिशियली इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपको लिखना है कि नेक्स्ट जो यूनिट है, कि नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, अ यूनिट इज नेवर रिटेन विथ कैपिटल इनिशियल लेटर्स इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि जो यूनिट का जो नाम होता है, जैसे कि न्यूटन हो गया, ठीक है, या मीटर बोलो, ठीक है, तो मीटर जो होता है उसको आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं रखना है। इवन अगर वो आदमी के नाम पे हो, मतलब कोई साइंटिस्ट के नाम पर, जैसे कि न्यूटन ही लिखना है तो कैपिटल एन, न्यूटन को ऐसे नहीं लिखना है, वो न्यूटन को ऐसे लिखना है। ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए, अगर वो इवन इफ इट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, तो हमेशा यूनिट का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। फॉर अ यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट द सिंबल इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। अभी अलग बात है, सिंबल की बात है, कि जैसे कि मैंने बोला कि न्यूटन, तो न्यूटन का यूनिट होता है, न्यूटन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जिसका सिंबल होता है वो कैपिटल एन से डिनोट करना है। जो सिंबल होगा वो किसको कैसे डिनोट करना है, वो कैपिटल एन से डिनोट करता है। वो हम लोग लिखने, यूनिट जो है स्मॉल एन से लिखना है, क्योंकि आप कैपिटल एन से लिखोगे तो एक तरीके से आप नाम लिख दोगे, ठीक है। तो यूनिट को लिखा जाता है स्मॉल लेटर से, लेकिन सिंबल जो है कैपिटल लेटर से। और भी तरीके हैं, जैसे कि आपका हो गया फ्रीक्वेंसी का यूनिट, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है, उसको डिनोट करते हैं हम लोग एच जेड से, तो कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। काफ़ी सारे इस तरह से और भी आपको यूनिट्स मिल जाएंगे, आप सोच सकते हो कौन कौन सा साइंटिस्ट का। फिर है आपका पावर गिवन टू द यूनिट डायरेक्टली गोज टू द प्रीफिक्स टू। इसका कहने का मतलब है कि कहीं भी आप सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे हो, सपोज करो, तो आप ऐसे तो लिखते नहीं हो, आप लिखते हो सिंपल सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर कहने का मतलब हो गया कि आप सेंटी और मीटर दोनों पे आप क्यूब चढ़ा रहे हो, ना कि बस मीटर पे चढ़ा रहे हो। इसका मतलब हो गया कि सेंटी का मतलब कितना होता है, 10 पावर -2। सेंटी का मतलब कितना होता है, 10 पावर -2। तो सेंटी का जो वैल्यू हो गया 10 पावर -2 मीटर, इसका मतलब ये हो गया। और इसको आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा 10 पावर-6 मीटर हो गया। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 10 पावर-6 मीटर, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने पावर दिया है 3, वो 3 जो पावर है वो सेंटी पे भी चढ़ा हुआ है ऑब्वियसली, जो कि प्रीफिक्स है। चलिए अब आते हैं हम लोग कि लिखा हुआ है क्या, कि टू प्रीफिक्सेज आर अवॉइडेड इफ अ सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। इसका मतलब ये हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपका लिख रहा हो कि आप लिख रहे हो 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर कहने का मतलब हो गया 10 पावर, नैनो का वैल्यू कितना होता है, तो 10 पावर-9, तो 10 पावर-9 मीटर। तो आप इसको ऐसे तो हम लोग नैनोमीटर को ऐसे लिखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 10 पावर-3
इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख देंगे कि 10⁻³ आपका मिली हो गया, चलो 1 तो रखेंगे हम लोग, तो 1 मिली माइक्रोमीटर। 10⁻³ का मतलब मिली हो गया, 10⁻⁻6 का मतलब माइक्रो हो गया, और ये मीटर तो आपका लेंथ का यूनिट हो गया। ठीक है, तो इसका ऐसे लिखना गलत है कि मैं एक ही जो पावर है 10⁻⁻9 है उसको मैंने 2 में ब्रेक कर दिया, और उसको एक 10⁻³ के लिए मिली यूज़ कर लिया और 10⁻⁻6 के लिए माइक्रो, ऐसा लिखना गलत है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने बोला था कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो 20 लाख करोड़ जो है, 20 लाख करोड़ जो दी है, तो आप ये मत बोलना कि सर इतना रुपया दिया है तो इन लोगों ने तो यूज कर रहा है, लाख भी यूज किया, करोड़ भी यूज किया, तो वो तो अलग बात है, आदमी यूज कर लेता है, क्योंकि हम लोग इससे दिखाने के लिए, इतने बड़े अमाउंट को दिखाने के लिए बहुत बड़ा यूनिट यूज करने की जरूरत पड़ती है। आप सोचो कि 20 लाख करोड़ कितना होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें एक ही प्रीफिक्स के साथ, तो ऐसे हम लोग लिख सकते थे कि 20 लाख। ठीक है, तो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो यह होगा 20 लाख। अब करोड़, तो हम लोग, ठीक है, तो शायद अब हो गया। ठीक है, आप देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 1 करोड़ तक हो गया। और इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सारे एक शून्य जीरो और देना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए हम लोग कहीं बैठा देते हैं। ठीक है, तो अब सही है। ठीक है, तो ये पता है कितना हो गया, एक तरीके से ये हो गया आपका 2 × 10⁻, शायद देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 × 10⁻14 है ये, इतना RS दिया गया था। ठीक है, अब इसको बोलिए कि अगर इसको 20 लाख करोड़ नहीं लिखते तो एक अगर हम लोग यूनिट यूज करने की कोशिश करते तो कितना यूज करते। तो देखिए, आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी में जो होता है हम लोग कितना तक यूज करते हैं। तो चलिए मैं दूसरा पेन थोड़ा यूज कर लेता हूँ। कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, तो 20 नील। ठीक है, NIL शायद नहीं लिख सकते हैं क्योंकि NIL नील हो जाता है वो। तो 20 नील रुपए दिए गए थे। अब 20 नील बहुत लोग को याद ही नहीं होगा कि नील होता क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोचते हैं यहाँ पर, जस्ट एज अ जोक मैं आपको बताने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं यूज करते, लेकिन अवॉइड किया था ऐसा, साइंस में आपका जो फिजिक्स का रूल ऐसा बोलता है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे, छोड़िए उस बात को। तो चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आखिर कि 5823 हेक्टोमीटर को हम लोग कितना मेगामीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसको हम लोग, मैं एक बार ऐसे करता हूँ कि 5823 और हेक्टो का वैल्यू कितना होता है, तो 10⁻2 होता है, आप चेक कर लो। तो 10⁻2 मीटर होता है। अब मेगा के लिए आपको कितना जीरो चाहिए? आपको चाहिए 10⁻6। तो 10⁻2 तो ऑलरेडी है, तो अगर इससे मैं 10⁻6 लाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 5823 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ठीक है, तो इसका तो वैल्यू आपका मेगा हो गया, कैपिटल M। इसका वैल्यू क्या हो गया? मेगा। अब इसको आप बोल सकते हो, इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप एक बार ऐसे लिख लो, 5823 इंटू 10⁻⁻4 मेगा मीटर। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो, अब 10⁻⁻4 है मतलब हर एक यहाँ निगेटिव पावर्स हैं, तो मतलब डिवाइड होगा, मतलब ये वैल्यू कमने चाहिए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये कितना पॉइंट, डेसिमल अभी यहाँ है एक तरीके से, तो 4 पॉइंट्स लेफ्ट जाएगा। 10⁻⁻4 है तो 4 पॉइंट लेफ्ट की तरफ डेसिमल जाएगा, तो यहाँ पर है डेसिमल, तो 1 2 3 4, तो एक तरीके से डेसिमल यहाँ जाना चाहिए, अभी लास्ट में था। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.5823 मेगा मीटर।
ये इतने के बराबर होगा, इसको हम लोग मेगा में अगर लिखेंगे तो। चले आते हैं हम लोग इसको देखते हैं। तो ये 283 मिलीमीटर को कितना माइक्रोमीटर बोल सकते हैं, तो चलिए फटाफट करते हैं कि 283 मिलीमीटर 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻3 मीटर, तो 10⁻⁻3 मीटर इसको हम लिख सकते हैं कि 283 इंटू 10⁻⁻3, 10 आप इसको कर दो इंटू 10⁻⁻6 मीटर। देखिए पावर उतना ही है, दोनों पावर नहीं, दोनों को अगर सॉल्व करते हैं 10⁻⁻3 फाइन लिया आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो कि 283 इंटू 10⁻3 ये माइक्रोमीटर हो गया। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसमें है कि 6 किलोमीटर पर आवर को कितना मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का यूनिट है, तो इसका मैं बता देता हूँ कि बहुत लोग जानते हैं कि 5/18 को मल्टीप्लाई किया जाता है। 5/18 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, लेकिन इसको आप ऐसे ही कर सकते हो कि 6 इंटू, अब किलोमीटर का मतलब कितना होता है 10⁻3 मीटर। ठीक है, तो ये किलो को मैंने रिप्लेस कर दिया, इतना लिख दिया। आवर, आवर को सेकंड में करने के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 आवर जो होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो 1 आवर में इतने सारे सेकेंड्स होंगे। अब ये आपका मीटर और पर सेकेंड यूनिट हो गया है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए आपका ये 10⁻3 है, तो 2 जीरो से एक यहाँ 10⁻3 हर कटेगा तो 10 बस बचेगा, तो हो जाएगा आपका 10/6 इंटू 6। चलिए एक बार और हम लोग इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, क्यों इतना लंबा चौड़ा खींचने की ज़रूरत क्या है। तो आप इसको एक बार डिवाइड कर तो 5/18 आएगा, आप चेक कर लीजिए, ये मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए हम लोग किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड, जो आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करेंगे तो आएगा। चलिए हाँ, लास्ट में हम लोग अब आ चुके हैं। इसमें है कुछ स्पेशल यूनिट्स दिए हुए हैं। तो स्पेशल यूनिट जो है माइक्रोन, माइक्रोन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं 10⁻⁻6 मीटर को। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट हुआ 10⁻⁻6 मीटर को। एक्चुअली ये 1 माइक्रोमीटर को हम लोग सिंपली शॉर्ट में माइक्रोन बोलते हैं, आप ऐसे याद रखो। माइक्रोमीटर को, दोनों का दिखने में सिंबल एक ही जैसा लग रहा है। तो 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, जिन्होंने डिफाइन किया था, और 1 माइक्रोमीटर को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से 1 माइक्रोन। फिर आपका आता है नेक्स्ट एंगस्ट्रम। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि एंगस्ट्रम एक ऐसे कुछ लगाया रहता है, ठीक है, ऊपर डॉट, क्योंकि ताकि ए जो होता है एम्पियर्स का भी होता है, जो ए लिखते हैं सिंबल वो एम्पियर्स का भी होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए। फिर आपका आता है फर्मी। तो 1 फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसको हम लोग 1 फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। तो 1 फेम्टोमीटर ही एक्चुअली 1 फर्मी होता है। इसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में ज़्यादा यूज करते हैं, इस दोनों यूनिट्स को बहुत। इस जो होता है 1 एंगस्ट्रम जो होता है एटम का साइज का, एटम का जो रेडियस होता है उसका ऑर्डर होता है एंगस्ट्रम के ऑर्डर में। मतलब किसी एटम का अगर रेडियस देखोगे तो उसका जो रेडियस का जो ऑर्डर होता है वो एंगस्ट्रम में आता है, मतलब 10⁻10 के आसपास रहता है, 10⁻10 मीटर के आसपास। जो फर्मी होता है न्यूक्लियस के रेडियस का ऑर्डर रहता है। ठीक है, एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस काफ़ी छोटा होता है, तो न्यूक्लियस का जो साइज का ऑर्डर रहता है वो फर्मी में रहता है। तो इस तरह में इसी ये जो दोनों यूनिट्स हैं उसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए हाँ, एक और यूनिट है आपका लाइट ईयर। लाइट ईयर होता है जो 2 गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। अब लाइट ईयर हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो बोलते हैं क्या कि लाइट को ट्रैवल करने, 1 साल लाइट को ट्रैवल करने में जो डिस्टेंस कवर होता है, लाइट अगर 1 साल ट्रैवल करती है तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग 1 लाइट ईयर बोलते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। ये एक्चुअली डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। सोचो कि लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को आप अगर आवर मिनट में कन्वर्ट करो तो इतने मिनट में वो इतना चलेगा। अब तो इतने मिनट में इतना चलेगा तो 1 घंटे में इंटू 16 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो ये 1 आवर में हो गया। तो इससे 24 आवर्स एक दिन में होते हैं।
तो 24 एक दिन में इतना चलेगा लाइट, इनटू ऐसे ऐसे 365 डेज होते हैं। अब 66 नहीं लेना है, उतना हम लोग एक्यूरेसी नहीं करते हैं इतने बड़े वैल्यू में, तो इतने मीटर्स के बराबर होगा 1 लाइट ईयर। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका 1 कैरेट। ये जो होता है एक तरीके से मास का यूनिट होता है, ठीक है। बस आप नाम याद रखिए कि ऐसा कुछ नहीं है, आपसे पूछेगा। 1 कैरेट ये जो वैल्यू होता है 0.0002 kg के बराबर होता है, ठीक है। तो उसको 1 कैरेट बोलते हैं। चलिए 1 लीटर, 1 लीटर तो आप जानते ही होंगे कि ये होता है 10 पावर, ये वॉल्यूम का होता है ऑब्वियसली, 10⁻³ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये होता है 1 लीटर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में, और उसके आगे जो हम लोग शुरू करेंगे वो एरर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू एंड